साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि हमने बताया पीछे की वीडियो में कि आज हम एक नए बहुजन नायक के विषय पे चर्चा करेंगे। साथियों, याद रखें, आज का हमारा जो विषय है, जिस बहुजन पुरुष महापुरुष के विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके ऊपर फिल्में तक बनी हुई हैं और बहुत ही बहुजन समाज को एक नई दिशा कहने, यूँ तो कुछ लोग यूँ भी कहते हैं कि बाबा साहब के वो अवतार रहे हैं, कि बाबा साहब के जाने के बाद बहुजन समाज को, दलित समाज को एक नई दिशा और नई राह और उन्हें मुकाम तक पहुंचाने के लिए ये इन महापुरुष का बहुत बड़ा ही योगदान है। साथियों, इनकी जितनी भी चर्चा की जाए कम है, बल्कि बहुजन समाज हमेशा इनका ऋणी रहेगा, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। इनका जीवन भी बहुत कठिनाइयों से भरपूर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं मान्यवर कांसीराम। कांसीराम दलित समाज के एक ऐसे बहुत ही महान महापुरुष हुए हैं, जिनके विषय में जितना भी चर्चा की जाए तो बहुत कम है। उन्होंने स्वयं सत्ता के लोभी ना होते हुए, बल्कि अपने पर्याप्त जीवन को उन्होंने बलिदान किया है, हमारे लिए योगदान दिया है। इसको भुलाया नहीं जा सकता है कि उन्होंने किन कठिनाइयों का उस समय में, अपने समय में किन कठिनाइयों का परेशानी करके और हमारे लिए अपने पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने अपने समाज को, अपने परिवार को ना दे करके समाज के लिए उन्होंने पूरे जीवन भर कार्य किया और बहुजन समाज को एक नई दिशा, एक पहचान और एक बढ़िया मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। कह रहे हैं जिन्होंने बहुजन समाज को सत्ता दिलवाई, कांसीराम साहब जो है, उन्होंने बहुजन समाज को सत्ता दिलवाई। स्वयं वो सत्ता के लोभी नहीं रहे, हालांकि वो 2 बार चुन करके सांसद में गए और 2 बार वो सांसद रहे, लेकिन उन्हें सत्ता का लोभ नहीं था। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसी तमाम बड़े ओहदे और पदों की कोई उन्हें लालच नहीं थी। बीएससी की डिग्री कर करके आज के बच्चे, हमारे जो युवा साथी, पढ़ लिख करके वो नहीं जान रहे हैं, बहुत दुखद की बात है। लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब बीएससी की डिग्री शिक्षा हासिल करके चाहते तो डॉक्टरी या और किसी और पास पेशे में उन्होंने नौकरी भी स्वयं की, और उनका विचार था, वो तो जाना चाहते थे कि मैं फिल्मी दुनिया में जाऊं, वहां पर नाम करूं। लेकिन उनके साथ में जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी साथियों, जिसके कारण उनका पूरा जीवन ही बदल गया। एक बार यहाँ छोटी सी सारांश कभी कहानी के माध्यम से दे रहे हैं कि उनका पिताजी एक बेगारे का कार्य कर रहे थे, और एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी माँ उनको खाना लेकर के उनके पिताजी को देने को बोली, और वो पिताजी को खाना लेकर के गए। और उसी दौरान अपने पिता के साथ उन्होंने देखा, इतना दुख देखा कि उस दुख को देखकर उन्हें बर्दाश्त ना हुआ, और अपने वो जीवन को ही बदल दिए कि मैं अपने समाज के लिए काम करूंगा। आज मेरा समाज किस स्थिति में है और लोग इसे किस भावना से देखते हैं, इस आघात ने मानवर कांसीराम साहब के पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। ये भुलाया नहीं जा सकता है। हालांकि कांसीराम साहब अपने देह से और अपने मनोबल से, शिक्षा में तो थे ही, शारीरिक रूप से भी बहुत चैतन्य थे। और अपने गांव में वो जो है कि कुश्ती के बहुत चैंपियन थे। उन्होंने कुश्तीबाजी में भी उनको बहुत अच्छी कला थी, और शरीर भी सुदृढ़ और सुडौल था। लेकिन इतना बढ़िया सब कुछ होते हुए, लेकिन उन्होंने संसारिक सुख की मोह ना करते हुए, बल्कि समाज के लिए जो उन्होंने जीवन अर्पण किया और बहुजन समाज को जमीन से उठा करके वो जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, ठीक बाबा साहब के बाद अगर कोई दूसरा हुआ है दलित समाज के लिए, तो ये श्रेय सिर्फ मान्यवर कांसीराम को जाता है। बाकी अभी तक इस हद तक और कोई दूसरा नेता नहीं आया। मौजूदा जो उनके शिष्य रहे हैं, माननीय बहन जी भी उन्हीं की उत्तराधिकारी बनी हुई हैं, वो भी समाज को ऊपर ले जा रही हैं, इससे गुरेज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो कांसीराम साहब का योगदान रहा है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। आप कभी यहाँ दे रहे हैं माध्यम के अनुसार से, मान्यवर कांसीराम जिन्होंने बहुजन समाज को सत्ता दिलवाई। कांसीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जनपद से खवासपुर गांव में एक रमदसिया चमार परिवार में हुआ। आदर बस लोग उन्हें साहब या मान्यवर मान्यवर कहते हैं। कांसीराम की शुरुआती शिक्षा शासकीय प्राथमिक शाला मिलकपुर पंजाब में हुई। उस जमाने में अधिकांश दलित विद्यार्थियों की तरह उन्हें भी अपने अध्यापकों के हाथों भेदभाव का शिकार होना पड़ा। दलित विद्यार्थियों के लिए अलग से मटका में पानी पीने की व्यवस्था थी। जातिगत भेदभाव की तरह मुसीबतों का मुकाबला करते हुए उन्होंने पढ़ाई में सफलता प्राप्त की। सन 1956 में रोपड़ के सरकारी कॉलेज से बीएससी की डिग्री हासिल की। भेदभाव की इन घटनाओं से कांसीराम काफ़ी आहत हुए। एक अन्य घटना है जो उन पर इतना गहरा असर डाला कि
वह एक बड़े अधिकारी का उनके पिता के साथ व्यवहार कांसीराम ने स्वयं इस घटना का वर्णन किया है बकौल कांसीराम। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब एक दिन मेरी माँ ने मुझसे मेरे पिता को खाना पहुंचाने के लिए कहा। वे उस समय रोपड़ कनाट गेस्ट हाउस में बेगार कर रहे थे। मैंने खाने की पोटली ली और गेस्ट हाउस के लिए निकल पड़ा। उस दिन बहुत गर्मी थी। जब मैं गेस्ट हाउस पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे पिता पसीने से लथपथ थे। मैं उनकी यह हालत नहीं देख सका और मैंने उनसे आराम करने को कहा, परंतु मेरे पिता ने कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक बड़ा अधिकारी अंदर सो रहा है और उन्हें हाथ से खींचे जाने वाले पंखे की रस्सी को लगातार खींचना पड़ेगा ताकि अफसर को ठंडी हवा मिलती रहे। मेरे पिता यह काम बहुत कम पैसों के लिए कर रहे थे और उन्होंने मुझे समझाया कि अगर उन्होंने रस्सी खींचना बंद कर दिया तो अफसर की नींद खुल जाएगी और वह सजा देगा। तब मैंने उनसे कहा कि वे दूसरे हाथ में एक छोटा पंखा लेकर खुद को हवा कर लें, परंतु पिता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ये तमाम घटनाएं कांसीराम के दिल में किसी कोने में घर कर गईं। हालांकि साथियों, यहाँ विचार करने की बात है कि ऐसी स्थिति युवा अवस्था में कोई भी देख करके उसके भी मन में ये सोच पैदा हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से कांसीराम साहब के भी मन में ये विचार पैदा हुआ और उन्होंने वहीं पर अपने मन में ये ठान लिया कि अपने अंदर अंदर, हालांकि उन्होंने बाहर कुछ किसी के सामने कुछ कहा नहीं, लेकिन अंदर उनके एक विचारधारा बैठ गई। अपने युवा अवस्था में कांसीराम अन्य युवाओं की तरह ही सपने देखा करते थे। वह अपने गांव में कुश्तीबाजी के चैंपियन थे और सतलज नदी को तैर कर पार कर जाते थे। कांसीराम फिल्मी हीरो बनना चाहते थे। वह बराबर फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ा करते थे। यही वजह रही कि उन्होंने मुंबई के नज़दीक पूना में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी कर ली, लेकिन वहीं उनके ऑफिस में साथ काम करने वाले चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी दीना भाना के साथ एक घटी घटना ने कांसीराम के जीवन को दिशा बदल दी। असल में दीना भाना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अधिकारियों से अंबेडकर जयंती के दिन छुट्टी मांग रहे थे। दीना भाना ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, जिस पर कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें निलंबित कर दिया। दीना भाना के दलित समाज का होने की वजह से कांसीराम जी का उनसे जुड़ाव था। इसी की वजह से वह दीना भाना के पक्ष में खड़े हो गए। हालांकि तब कांसीराम जी डॉक्टर अंबेडकर और उनके मिशन से नहीं जुड़े हुए थे, इसलिए उनके मन में एक बात खटक रही थी कि आखिर क्यों डॉक्टर अंबेडकर की वजह से दीना भाना ने कंपनी मालिकों से लड़ाई मोल ले ली और अपनी नौकरी दांव पर लगा दी। उन्होंने दीना भाना से डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पूछा। इस पर दीना भाना ने कांसीराम को डीके खापर्डे से मिलवाया। खापर्डे ने कांसीराम को अंबेडकर के बारे में जानकारी नहीं होने को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया डॉक्टर अंबेडकर ना होते तो उन्हें यह नौकरी नहीं मिली होती। उन्होंने कांसीराम को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ने के लिए दिया। कांसीराम इस पुस्तक को पूरी रात बार बार पढ़ते रहे। इसे पढ़ते हुए उन्होंने बचपन में स्कूल में अपने साथ होने वाले भेदभाव के बात याद आने लगी। यहीं से कांसीराम के जीवन और इसका उद्देश्य पूरी तरह बदल गया। इसके बाद कांसीराम जी ने बाबा साहेब के आंदोलन का गहन अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण के बाद उनका जो कारवां रुक गया है। वाम सेफ के लोग बताते हैं कि बाबा साहेब को समझने के बाद कांसीराम दीना भाना के साथ अन्याय करने वाले अधिकारी कुलकर्णी पर इतना गुस्सा हुए कि उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। बाबा साहेब के विषय पे साथियों चर्चा करना कोई आम बात नहीं है। बहुत सी चर्चाएं हैं, जो शिक्षित हैं वो जान रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से जान पाना उन्हें किसी मानव के बस में संभव नहीं है। जहाँ तक ये कहा जाता है कि उन्हें पूर्ण रूप से समझ पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे उन्हें समझ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से कांसीराम साहब भी थोड़ा बहुत जो उन्हें समझे, किसी के द्वारा मिलवाएं, और उन्हें जब रोशनी मिली, वहाँ से ताकत मिली, तो उन्होंने आगे उनके कारवां को बढ़ाने के लिए, उनके विचारधारा पर चलने के लिए जिस तरीके से अग्रसर हुए, शायद ही उस तरीके से उतना असर किसी और व्यक्ति पे पड़ा हो। अब आगे की लाइनों में लिख रहे हैं, इस घटना के बाद उन्होंने डीके खापर्डे, दीना भाना एवं अन्य साथियों के साथ मिलकर भारत में बहुजन आंदोलन की शुरुआत की। कांसीराम ने अपनी राजनीतिक यात्रा बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा उनके जीवन के अंतिम वर्षों में स्थापित की गई आरपीआई
द रिपब्लिकन द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से शुरू की, जो बामसेफ ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन और DS4 के रास्ते बसपा तक पहुंची। आंदोलन में सक्रिय होने पर वो पुणे में RPI से जुड़े। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा स्थापित पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के लिए भी काम किया। दीना भाना की घटना के बाद 1964 में नौकरी से इस्तीफा देकर RPI की सदस्यता ले ली। बाद में उन्होंने RPI की यह कहकर आलोचना की कि वह अनेक धड़ों में बटी हुई थी और अपने मूल लक्ष्य से भटक गई थी। RPI से मोह भंग के बाद कांशीराम ने सन 1971 में ये SMCIA SC/ST OBC माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन का गठन पुणे में किया। बाद में इसी संस्था का नाम बदलकर उन्होंने बामसेफ कर दिया। इसी बीच उन्होंने यह तय किया कि वो कभी अपना घर नहीं बसाएंगे और उनकी कोई संपत्ति नहीं होगी। उन्होंने अपने माँ बाप को चिट्ठी लिखकर इस बारे में अवगत करा दिया और जीवन के आखिरी वक्त तक इस वचन का पालन किया। साथियों ने जब उन्हें जानकारी हासिल हुई बाबा साहेब के विषय में और उस जानकारी को हासिल करते हुए उन्होंने यह तय किया कि मैं जीवन पर्यंत समाज की सेवा करूंगा और अपना घर नहीं बसाऊंगा। उन्होंने शादी ब्याह करने से इनकार कर दिया और साफ अपने माँ बाप को ये खत द्वारा जब बता दिया और जैसा उन्होंने कहा खत के द्वारा वैसा उन्होंने करके दिखाया और जीवन पर्यंत उन्होंने समाज की सेवा में अपना जीवन अर्पण कर दिया। ये बहुत ही अमूल्य है। ऐसे महापुरुष पैदा होना बहुत ही मुश्किल है साथियों, लेकिन धन्य है, सलाम है साहब मानवर साहब को जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। आगे की लाइनों में कवि लिख रहे हैं, कांशीराम का सबसे प्रमुख पक्ष यह रहा कि अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत से ही वो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों सभी को साथ लेकर चलने की बात करते रहे। वे बहुजन समाज की बात करते रहे जिसमें समाज के 85% लोग शामिल थे और उन पर 15% लोग शासन करते थे। उनके द्वारा गठित DS4 के 3 कर्मों के जरिए लोकप्रियता हासिल की। पहियों पर अम्बेडकर मेले का आयोजन, 3000 किलोमीटर तक साइकिल रैली एवं जनता की संसद का गठन करना। 80 और 90 के दशक में उनका व्यक्तित्व अनबुझ पहेली की तरह रहा। 90 के दशक के बाद उन्होंने भारतीय राजनीति को अकेले दम पर एक नई दिशा दी। उन्होंने गरीबों, मजलूमों, अशिक्षित ग्रामीण अंचल के लोगों का एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जो पढ़े लिखे शहरी तथा पूंजीवादी द्वारा समर्थित दलों को मुंह चिढ़ाता है। मानवर कांशीराम का व्यक्तित्व साधारण मनुष्य का था जो एक सामान्य सामाजिक परिवेश से उठकर भारतीय राजनीति में सूर्य की तरह चमका। जैसे कभी यहाँ कह रहे हैं कि उनकी राजनीति इतनी कमजोर नहीं थी, उन्होंने जब राजनीति में कदम रखा तो बिल्कुल सूर्य की भांति वो चमकते रहे कांशीराम साहब। मनवादियों को उन्होंने मनु धर्मशास्त्र का पोषक बताया और उनकी जनसंख्या का 15% इसलिए उन्होंने यह नारा दिया, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। वह एक दूरदृष्टि वाले संगठन करता थे। वह अपने श्रोताओं को जानते थे, अतः अत्यंत सरल भाषा का प्रयोग कर लाखों जनता को मंत्रमुग्ध कर दिया करते थे। कांशीराम जी ने बहुजन समाज को जोड़ने के लिए कई नए प्रयोग किए। मानवर का दूसरा प्रयोग बहुजन समाज के खोए हुए इतिहास को पुनर्निर्माण था, जो आंदोलन को बुद्ध से शुरू करते हुए 15वीं शताब्दी के रैदास, कबीर, गुरु घासीदास आदि तक लाए। अपने आंदोलन का गतिशील बनाने के लिए उन्होंने 1981 में बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर BRC और 6 दिसंबर 1981 को DS4 की स्थापना की। इस संगठन के माध्यम से मानव ने लोगों को राजनीति के कुछ आरंभिक मंत्र सिखाए और इसकी सफलता को देखते हुए उन्होंने 14 अप्रैल 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। साथियों, जैसा कि बहुजन समाज पार्टी उन्हीं के द्वारा बनाई हुई आज भी हमारे बीच में कार्यरत है। राजनीतिक सत्ता दलितों के सभी दुखों की चाबी है के मूल मंत्र को जनता तक पहुंचाया। अपनी जनता को वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नारा देकर अपने वोट का अपने हक में इस्तेमाल करना सिखाया और एक नारा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी द्वारा उन्होंने यह बताया कि प्रजातंत्र में सबसे बड़ा हथियार लोगों की जनसंख्या होती है। मानवर इसी बात को अपनी भोली भाली जनता को बताना चाहते थे। अपने आंदोलनों को गतिशीलता देने में मानवर ने कभी भी प्रजातांत्रिक मूल्यों का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने सदैव प्रजातांत्रिक मूल्यों पर ही अपनी राजनीति को कायम रखा। उन्होंने कभी भी अपने राजनीतिक प्रजातांत्रिक
प्रजातांत्रिक मूल्यों पर ही अपनी राजनीति को कायम रखा। उन्होंने कभी भी अपने राजनीतिक जीवन में अपनी सत्ता के लिए किसी दूसरे दल के एमएलए को नहीं तोड़ा, जैसा कि अमूमन राजनीतिक दल किया करते हैं। कभी भी उन्होंने बूथ कैप्चरिंग और दबंगाई का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपने संगठन की क्षमता एवं अपने लोगों के वोटों का ही भरोसा किया। काशीराम जी मीडिया को मनवादी कहा करते थे और इसीलिए उनको बहुजन समाज का एक स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर मीडिया का प्रचार माध्यम विकसित करने की हमेशा लालसा रही। इसी प्रयोग में उन्होंने पहले द अनस्टेबल मासिक पत्रिका निकाला, फिर अपसाइड इंडियन मासिक पत्रिका निकाली। इसके बाद पश्चात उन्होंने बहुजन टाइम्स प्रकाशित किया। लगातार 22 सालों तक बहुजन संगठन हिंदी साप्ताहिक का प्रकाशन किया। उन्होंने किताब द चमचा एज इन इरा ऑफ स्टूजिस, चमचा युग कठपुतलियों का दौर लिखा, जो 1982 में प्रकाशित हुई। यह पुस्तक पूना पैक्ट 1932 की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रकाशित की गई। काशीराम से लोगों की काफ़ी उम्मीदें थी। लोगों को यह यकीन होने लगा था कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना काशीराम पूरा करेंगे। बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेंगे पूरा, सरीखे कुछ नारे उस तथ्य को प्रमाणित करते हैं। जैसा कि किताबों में दिया गया है कि सभी लोग ये मानना शुरू कर दिए कि जो बाबा साहब कार्य कर रहे थे समाज के लिए, वो पूरा नहीं हो पाएगा साथियों। तो उसमें विचार किए कि ये काशीराम के द्वारा शायद ही बहुजन समाज को ये देखने को मिल जाए। हालांकि पूर्ण रूप से तो नहीं हो सका, लेकिन फिर भी बाबा साहब के कारवां को और उन्होंने सत्ता दिलवाई। 4 बार देश में बहन जी, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं। ये देन सिर्फ है तो सिर्फ कांशीराम साहब की देन है, बाकी और किसी की देन नहीं है। हालांकि इस बात को सभी परिचित हैं, इसमें कोई कहने बताने की ज़रूरत नहीं। इस पे तमाम वीडियो हैं, तमाम लेख लिखे गए हैं। लेकिन जो अनुभव मानव साहब ने लिखा, अनुभव किया, उन्होंने भी अपने किताबों में, जैसे चमचा युग है, ये सब किताबों का उन्होंने लेख किया है और हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। ज़रूरत है हमारे युवा साथियों को जानने की और उससे विचार करने की और उससे सीख लेने की। फिर आगे की लाइनों में लिख रहे हैं, हर पार्टी और सरकार को कमज़ोर बनाकर उन्होंने दलितों की वास्तविक स्वतंत्रता और स्वाभिमान के सवाल सभी दलों के लिए अनिवार्य बना दिए। उनका सीधा कहना था कि अधिकार लेना है तो सत्ता छीननी पड़ेगी, बाबू साहब का दम तोड़ना पड़ेगा, उनको गाली देनी होगी। इसी आत्मविश्वास का नतीजा था कि दलित समाज की सोच बदली और उन्होंने सत्ता में भागीदारी कर काया पलट की। एक बार उन्होंने उत्तर प्रदेश पर अपना ध्यान केंद्रित करने के सवाल को स्वीकारते हुए कहा था, मैं उत्तर प्रदेश पर अपना ध्यान इसलिए केंद्रित कर रहा हूं क्योंकि वह ब्राह्मणवाद का पालना है। अगर भारत को एक पुरुष के रूप में देखें तो उत्तर प्रदेश उसकी गर्दन है। जब मैं गर्दन को दबोचता हूं तो शरीर के दूसरे अंग स्वतः निष्क्रिय हो जाते हैं और उन पर हमारा नियंत्रण कायम हो जाता है। साथियों, जैसा कि कहा कि उत्तर प्रदेश में ही ब्राह्मणवाद पूरी तरीके से फला फूला और वही एक केंद्र बना हुआ, जैसा कि एक किताब के माध्यम से बता रहे हैं कांशीराम। तो कहते हैं क्यों ना हम वहाँ पर ही शुरुआत करें और अपनी राजनीति का, और वहीं से, जैसा कि उन्होंने किया भी, सभी लोगों को एकत्रित किया और सभी वर्गों को एक अच्छी सोच पैदा की और एक मजबूती पकड़ के साथ यहाँ तक कि उन्होंने अपना कार्य पूरा भी किया और सत्ता दिलवाई और सत्ता पे बहुजनों को कायम भी किया। ये अवसर भुलाया नहीं जा सकता है। आगे की लास्ट की लाइनों में संकेत दे रहे हैं, इलाहाबाद में 1987 के लोकसभा चुनाव में कांशीराम पहली बार रण क्षेत्र में उतरे और वीपी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े। हालांकि कांशीराम चुनाव जीत नहीं सके, लेकिन वीपी सिंह सरीखे दिग्गज नेता के सामने उन्हें मिले 2 लाख से ज़्यादा वोट बसपा की बढ़ती शक्ति को धमक का इशारा कर चुके थे। 4 वर्ष बाद 1991 उत्तर प्रदेश के इटावा संसदीय क्षेत्र से जीतकर कांशीराम पहली बार 10वीं लोकसभा में पहुंचे। सन 1996 की 11वीं लोकसभा के लिए वो होशियारपुर पंजाब से निर्वाचित होकर सांसद पहुंचे। उन्होंने अपनी आखिरी भाषण 15 सितंबर 2003 को दिया। उस दिन मान्यवर कांशीराम हैदराबाद से एक बैठक करके वापस लौट रहे थे, तब उन्हें मस्तिष्काघात हो गया। इसके बाद वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और 9 अक्टूबर 1906 को कांशीराम की मृत्यु हो गई। साथियों, यहाँ एक छोटा सा परिचय के माध्यम से कवि ने जो लिखा है, ये कोई बहुत मामूली सी भेंट है, एक तरीके से एक बहुत छोटा सा उनका परिचय है, लेकिन उनके विषय पे जितना भी सोचा जाए उतना ही कम है। बाकी उन्होंने बहुजन समाज को जो एक नई दिशा, एक ऊंचाई दी है, उसका
उनको सतत नमन है। ऐसे महापुरुष बाबा साहब के बाद ये दूसरे हुए, बल्कि कुछ लोग हमारे समाज में तो यूँ भी कहते हैं कि बाबा साहब भी आए हैं, बाबा साहब के भेष में कांसीराम आए हैं देश में, ऐसा भी कहावत कहा जाता है। और जहाँ तक विचार करें तो कुछ हद तक सत्य भी है, क्योंकि बाबा साहब की पूरी पूरी कार्यवाही को और आगे चलाए और आगे भी चलता जा रहा अभी भी। लेकिन कुछ दिक्कत है, दिक्कतें ये है कि अभी हमारा समाज पूर्ण रूप से जागरूक नहीं हो पाया है, सक्षम नहीं हो पाया है। हमें आर्थिक और राजनीतिक, मान लीजिए कि इन सब कमजोरियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमारे सबसे ज़्यादा शिक्षा की कमी है, इसके बाद संगठित होने में कमी है, संघर्ष करने में भी कमी है। जैसा कि बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र हमें दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इनमें अभी कर रहे हैं, कोशिश हो रहा है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी हम पूर्ण रूप से इस पे नहीं हो पा रहे हैं। अब जिस दिन ये पूर्ण रूप से हो जाएगी, अच्छा एक समाज होगा और एक अच्छा देश, एक अच्छा बेहतर जीवन के लिए मौका मिलेगा। साथियों, वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए इस यहीं पर वाणी को विराम देते हुए फिर आगे हम दूसरे बहुजन महापुरुष के ऊपर चर्चा करेंगे और अच्छे से विचार करेंगे कि हाँ, हमारे लिए जो हमें आज थोड़ा बहुत मिला है, ये किन किन की बलिदानी और कुर्बानी से हमें ये सुनहरा अवसर मिला हुआ है। साथियों, इसी के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।